ये हमारा फोर्थ टॉपिक है। इससे पहले हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है। इस टॉपिक में हम 4 डिफरेंट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। और वो ये 4 रिएक्शन है। हम पहले रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन ये कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एन ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल। और ये रिएक्शन जो है वो एक्वियस फेज में होगा, यानी वाटर के अंदर होगा। तो एसिड जो है हमने एसिटिक एसिड लिया है, यानी CH3COOH। अल्कोहल हमने एथनॉल लिया है, यानी C3H2OH। बना क्या हमारे पास एस्टर, यानी CH3COO, एंड वाटर। इस रिएक्शन में आप देखते ही एक चीज बड़े इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स रिएक्टेंट की साइड पे एंड प्रोडक्ट की साइड पे इक्वल हैं। तो अगेन हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। A मोल लेते हैं एसिड का, B मोल लेते हैं अल्कोहल का। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, यानी t=0 सेकेंड, तो एस्टर एंड वाटर के जो मोल्स हैं वो 0-0 होंगे। 0 मोल्स एस्टर के, 0 मोल्स वाटर के। हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, होने देते हैं। कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन ना हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम स्टेज रीच ना हो जाए। जब हम इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच गए तो T को T इक्विलिब्रियम लिख देंगे। अब इक्विलिब्रियम पे एस्टर के जो मोल्स हैं वो X मोल्स हैं, वाटर के मोल्स X मोल्स हैं। और ये X कहाँ से कम हुए हैं? ऑब्वियसली ये रिएक्टेंट के ही मोल्स थे A एंड B, जिनमें से X कम हुआ। तो अल्कोहल कितनी बच जाएगी? B में से X माइनस कर दें तो B - X मोल्स अल्कोहल के। एसिटिक एसिड के कितने मोल्स बचेंगे? A में से, क्योंकि हमने इनिशियली A लिए थे, X जो है वो प्रोडक्ट बन गई, तो बाकी कितने बचे? A - X। लेकिन ये हमारे एक्टिव मैसेज नहीं है। हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में देखा था, एक्टिव मास का मतलब है मोल्स पर dm³। अब अगर हम अपनी तमाम मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, जितना भी हमने लिया था या जो हमारा वॉल्यूम है इक्विलिब्रियम पे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगी, जो हमारा एक्टिव मास की यूनिट बनेंगे वो बनेंगे A - X/V मोल्स पर dm³, B - X/V मोल्स पर dm³। इसी तरह प्रोडक्ट्स की X/V, एस्टर की एंड वाटर की भी X/V। वापस से हम Kc की लिखते हैं। अगेन आपको याद हो गया होगा, Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से। एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन इंटू वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह एसिड एंड एथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हमारे पास रिएक्टेंट है। अब ये हमने कैलकुलेट ऊपर कर ही लिए हैं। तो जहां पे हमने लिखा है एस्टर, तो एस्टर की आप देखें कॉन्सेंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पे? X/V, तो X/V लिख देंगे। वाटर की क्या है? X/V लिख देंगे। एसिटिक एसिड की क्या ली थी इक्विलिब्रियम पे? क्या बनी थी कॉन्सेंट्रेशन? A - X/V, तो A - X/V लिख देंगे। अल्कोहल की क्या कॉन्सेंट्रेशन थी इक्विलिब्रियम पे? B - X/V, तो B - X/V लिख देंगे। अब आप इस इक्वेशन में बड़े इजीली देख सकते हैं यहां पर कि हमारे पास न्यूमरेटर यानी ऊपर भी 2 V हैं और डिनोमिनेटर उसमें भी 2 V हैं। तो ये दोनों V आपस में कैंसिल हो जाएंगे। X से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो X² आ जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा? A - X इंटू B - X। तो हमारा जो Kc की वैल्यू बनी वो बनी X² ओवर A - X इंटू B - X। अब इस फैक्टर को देखते हुए आप बड़े इजीली समझ सकते हैं कि इसमें कहीं भी V नहीं है, यानी ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम लिख सकते हैं कि इन दिस एक्सप्रेशन Kc द फैक्टर ऑफ वॉल्यूम इज कैंसल्ड आउट, यानी कि अगर हम इक्विलिब्रियम पे इसका वॉल्यूम समहाउ चेंज करेंगे तो Kc को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट टॉपिक्स में हम देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है डिसोसिएशन ऑफ PCl5, और गैसियस फेज में है ये, यानी हम PCl5 लेते हैं, कुछ देर बाद हमारे सॉल्यूशन में PCl5 टूट के PCl3 एंड Cl2 बन जाता है। अगेन इस इक्वेशन की हम
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले t इजिकल टू 0 सेकेंड पे देखेंगे कितने मोल्स लिए हमने PCl5 के। सपोज A लिए, PCl3 एंड Cl2 0 होंगे, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। रिएक्शन को स्टार्ट होने देते हैं, होने के बाद टाइम इक्विलिब्रियम तक पहुंचता है। अब Cl2 के बने x मोल्स, PCl3 के बने x मोल्स। अब ये x मोल्स कम कहाँ से हुए हैं? ये A- x हुए हैं, तो हमारे इक्विलिब्रियम पे PCl5 A- x है। अगेन मोल्स को डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से टू मेक एक्टिव मासेस, तो A- x ओवर v जो है हमारे पास PCl5 की होगी इक्विलिब्रियम पे, इसी तरह x ओवर v एंड x ओवर v PCl3 एंड Cl2 की। कैसी कैलकुलेट बड़ा इजी है। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं PCl3 एंड Cl2, x ओवर v इंटू x ओवर v, और PCl5 जो है हमारे पास वो है A- x ओवर v। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हैं कि जो हमारे न्यूमरेटर में दो v हैं, एक v नीचे वाले v से कैंसिल हो जाएगा और जो ऊपर वाला v है वो नीचे आ जाएगा। बेसिक मैथ है। तो हमारा जो ऊपर x है x स्क्वायर हो जाएगा x इंटू एक्स, तो Kc की वैल्यू बनी x स्क्वायर ओवर v A- x। अब यहाँ पर हमारे Kc में वॉल्यूम है, यानी इक्विलिब्रियम पे अगर हम वॉल्यूम चेंज करते हैं, और आपने देखा था चैप्टर नंबर 3 में कि हम, और ये गैसियस फेज है, कि गैस पे अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम कर दें तो वॉल्यूम कम हो जाता है। इसी तरह अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर कम कर दें तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये सब हमने चैप्टर 3 में बड़ी डिटेल में पढ़ा था। तो इसलिए अगर हम इक्विलिब्रियम पे इन दोनों में से कोई भी चेंज करें, किसी भी तरीके से हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो Kc चेंज हो जाएगा। ये इसकी अगेन मज़ीद डिस्कशन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हम देखते हैं कि N2O4 डीकम्पोज होता है। इस केस में ये पहला रिएक्शन है जिसकी एग्जांपल हम देख रहे हैं, जहाँ पे अब इसके साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ है। पिछले दोनों रिएक्शंस में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं हुआ था, तो ये आपकी प्रैक्टिस करवाएगा कोफिशिएंट के लिए। तो N2O4 2NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। 0 सेकेंड पे हमारे पास A मोल से N2O4 के, 0 मोल से NO2 के। टाइम हो जाता है, हम रिएक्शन होने देते हैं और इक्विलिब्रियम पहुंच जाती है। अब कितने मोल्स बनेंगे हमारे पास NO2 के? 2x। ये 2x क्यों बने? क्योंकि 2 मोल्स थे, हमारा 2 मल्टीप्लाई है, हमारा कोफिशिएंट है, तो x 2x मोल्स बने। अब ये जो x मोल्स थे ये किस वजह से बने? ये हमारे A में से ही सब्ट्रैक्ट हुआ, तो A- x हमारे बचे N2O4 के। दोनों साइड्स को v से डिवाइड कर देते हैं, A- x ओवर v मोल्स पर dm क्यूब। N2O4 की कंसंट्रेशन आ गई इक्विलिब्रियम पे, 2x ओवर v मोल्स पर dm क्यूब हमारे पास NO2 की कंसंट्रेशन आ गई इक्विलिब्रियम पे। Kc क्या होता है? अब यहाँ पे याद रखना है, हमने फॉर्मूला देखा था Kc का उस केस में जब कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ हो। तो ये जो C है हमारे केस में ये पावर बन जाता है, तो 2 पावर बन जाएगा किसकी? एक्टिव मास की। एक्टिव मास क्या देखा हमने? 2x ओवर v, तो 2x ओवर v होल स्क्वायर आएगा क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है, और डिवाइड करेंगे किससे? एक्टिव मास ऑफ N2O4, वो क्या है? A- x ओवर v। यहां हमने क्यों कुछ नहीं लिखा? क्योंकि N2O4 के साथ तो कोई कोफिशिएंट नहीं। अब ऑब्वियसली 2x ओवर v का मैं स्क्वायर खोलूंगा तो 2x बन जाएगा 4x स्क्वायर, v जो है वो v स्क्वायर बन जाएगा। नीचे हमारे पास ऑलरेडी एक v है, तो ये v एक v स्क्वायर का एक v नीचे वाले v से कैंसिल हो जाएगा, तो जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का v था वो नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी वो बनी 4x स्क्वायर ओवर A- x इंटू v। अगेन इस इक्वेशन में भी हमारे पास v है, तो ये भी v पे डिपेंड करेगा Kc। लास्ट इक्वेशन जो है हमें दी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब उसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के साथ कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट आना तो आपने बहुत एहतियात करनी है, ठीक है, लिखने में। तो अगेन हमारे पास किस तरह अमोनिया डिसोसिएट होती है या बनती है? N2 लेंगे, एक मॉलिक्यूल उसका होता है, केमिकल इक्वेशन में हमें नजर आ रहा है 3 मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के, रिएक्ट करके बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया यानी 2NH3। स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन T = 0 था, तो अमोनिया के कितने मोल्स बने थे हमारे पास? 0।
B मोल्स थे हाइड्रोजन के, A मोल्स थे नाइट्रोजन के। अब इक्विलिब्रियम रीच हो गई, यानी रिएक्शन हुआ, चलने दिया, थोड़ी देर बाद टाइम हो गया और इक्विलिब्रियम अटेन हो गई। अब अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्स हैं हमारे पास? 2x, ठीक है जी। 2 क्यों? क्योंकि वो अमोनिया से मल्टीप्लाई हो रहा है। x हमें पता नहीं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्शन में। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन कम हुई, B लिए थे, अब ये B-3x कम होंगे, ठीक है, क्योंकि ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसके साथ B-3x लेंगे। N2 कितने बचेंगे? अगेन A-x, क्योंकि N2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम नेक्स्ट स्टेप कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगेन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और अगर कोई कोफिशिएंट है तो वो उसकी पावर बन जाता है। तो अमोनिया का कोफिशिएंट क्या है हमारी इक्वेशन में? 2, इसलिए अमोनिया की कंसंट्रेशन की पावर 2 ले ली। नाइट्रोजन डिनोमिनेटर में यानी नीचे लिखेंगे N2 का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो कुछ नहीं लिखेंगे। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के ऊपर पावर क्या आएगी? 3 क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ है। अगेन आपने एक्टिव मैसेज कैलकुलेट कर लिए हैं ऊपर, तो हम क्या करेंगे? 2x/v का होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे A-x/v। अगेन इसकी कोई पावर नहीं क्योंकि N2 के साथ कोई पावर नहीं। फिर B-3x/v की पावर 3 लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन के साथ 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ऊपर वाला, अब अगेन इट्स जस्ट प्रॉपर्ली सिंप्लीफिकेशन, ऊपर हम 2x/v का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4x² है। नीचे हमारे पास 1v एंड 3v यानी टोटल 4v हैं, तो हमारे पास ऊपर v² हो जाएगा, नीचे जो है हमारे पास A-x इंटू B-3x³ बचेगा। तो ये हमारा Kc बन गया सिंथेसिस ऑफ अमोनिया का रिएक्शन का, यानी ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।